आप इसको नोट डाउन करते रहना, फिर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम स्टेट्स ऑफ मैटर को ओवर करेंगे और थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। इशिका और विभूति, आज मेरी आवाज क्लियर है ना? कोई ब्रेकेज तो नहीं आ रहा बीच में? नो मैम। ओके। तो आज हम जो है हम कल जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था हाई लो प्रेशर पे मैंने पिछले क्लास में कराया था, एक हाई प्रेशर पे बताऊंगी और फिर वी विल मूव टू नेक्स्ट चैप्टर दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करेंगे व्हेन वी टॉक, एक सेकेंड, कुछ कुछ छोटे टर्म्स हमें सीखने हैं, ठीक है। जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है, वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस थिंग्स, ओके। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट क्रिटिकल टेम्परेचर। देखो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसके बाद कोई लिक्विड, कोई गैस लिक्विफाई नहीं हो सकता है। कोई पर्टिकुलर से मान लो मैं, देखो जैसे मान लो 27 डिग्री सेल्सियस है, ये आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है, मिनिमम बोलो या मैक्सिमम बोलो, क्योंकि इसके बाद कोई गैस जो है आपका लिक्विफाई नहीं होता। लिक्विफाई मतलब लिक्विड में चेंज नहीं हो सकता है, उसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। और इस टेम्परेचर पे जो प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। तो बस आप डेफिनेशन लिख लो, क्रिटिकल टेम्परेचर होता है क्या? क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसे हम कैपिटल टी और सी से लिखते हैं, ठीक है। लिखना था मिनिमम टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर above which a gas cannot be liquefied। ऐसा टेम्परेचर, उसके अबव कोई गैस को आप लिक्विफाई नहीं कर सकते, गैस को लिक्विड में चेंज नहीं कर सकते, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। Excuse me, एंड व्हाट ma'am. इज क्रिटिक, हाँ शिका। Ma'am, can you please explain negative and positive deviation from last class? Okay, I will explain this after this topic, okay. At last I will Yes, ma'am. explain that topic, then we'll be over, okay। तो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर ये होता है, जैसे मान लो मैं ये कह दूं 27 डिग्री आपका क्रिटिकल टेम्परेचर, मतलब 27 डिग्री के बाद ऊपर आपका गैस कोई लिक्विफाई नहीं हो सकता, मतलब गैस लिक्विड में चेंज नहीं हो सकता। मिनिमम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सी। तो हर गैस का कुछ ना कुछ पर्टिकुलर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है जिसके फर्दर वो लिक्विफाई नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, और इस टेम्परेचर पे जो आपका प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। तो फर्स्ट वी हैव टू नोट डाउन, आपने लिख लिया था क्रिटिकल टेम्परेचर डेफिनेशन। नाउ वी राइट क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, इसको हम दिखा लिखते हैं टी पी, आई एम सॉरी, प्रेशर इज फॉर पी एंड सी, ओके। तो लिखना, ड्यूरिंग लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, ड्यूरिंग liquefaction of gas, pressure at critical temperature को मैंने शॉर्ट में लिखा critical temperature is called critical pressure। एंड सेकेंड पॉइंट इज क्रिटिकल वॉल्यूम। तो जिस टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर पे आपका जो वॉल्यूम होगा दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। वॉल्यूम एट critical temperature is called critical volume।
डन हो गया, मैं आगे बढ़ूं? ठीक है। हाँ इशिका, इसमें ये लास्ट टॉपिक था क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। हाँ मैं जो लास्ट क्लास में बता रही थी नेगेटिव एंड पॉजिटिव बारे में, वो हम डिस्कस करते हैं। वो क्या था देखो, मैंने पहले वंडरवॉल इक्वेशन निकलवाया था। व्हाट इज द वंडरवॉल इक्वेशन, कैन एनीवन रिपीट? क्या था वंडरवॉल इक्वेशन? जो रियल गैस इक्वेशन था जो आपने सॉल्व किया था, वो क्या था? P प्लस ए बाई वी स्क्वायर था, फिर ब्रैकेट में क्या था? V माइनस बी इज इक्वल टू, मैम ए एन स्क्वायर नहीं था? नहीं n स्क्वायर था, तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स 1 ले लिए थे। n हमने नंबर ऑफ मोल मान लिया था 1 है। वो डिपेंड करता है आपका नंबर ऑफ मोल क्या है। अगर 2 रहेगा तो वी हैव टू पुट n की जगह पे 2। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स मान लो, चलो n स्क्वायर मैं पुट कर देती हूँ, ठीक है। तो मैं 1 मोल का अगर बात करूं, आपका जो नंबर ऑफ मोल है 1, तो आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा? p प्लस ए बाई वी स्क्वायर बाई वी माइनस बी आएगा ना। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स। तो मैं 1 मोल लेके चल रही हूँ, ठीक है। और मैंने क्या बताया था आपको इशिका, कि अगर हम प्रेशर बहुत लो कर देते हैं तो आपका वॉल्यूम क्या होता है? व्हेन प्रेशर इज लो, प्रेशर लो रखते हैं हम एट लो प्रेशर, तो आपका वॉल्यूम क्या होगा? बहुत हाई। अगर कोई गैस है किसी रूम में, अगर उसमें हम प्रेशर ना लगा रहे हैं, तो वो जितना रूम का वॉल्यूम वो पूरा एक्सपैंड कर जाएगा। दे विल ऑक्यूपाई ऑल द वॉल्यूम ऑफ द रूम। तो उस केस में आपका जो वॉल्यूम होता है वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम से बहुत ज्यादा हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है, मान लो इस कंटेनर में मैंने गैस रखा है, ठीक है, और जो आपका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का स्पेस इतना ही है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये जो वॉल्यूम है वो ज्यादा एज कम्पेयर टू दिस। तो जब हम प्रेशर लो करते हैं तो गैस आपके पूरा एक्सपैंड कर जाता है और वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो हम उसे इग्नोर मार देते हैं। तो हम इग्नोर करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? पी ए बाई वी स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास? v is equal to rt. And now we have to open the bracket by multiplying by v. So when we multiply p into v, then pv plus यहाँ पे क्या हो जाएगा? av by v square, तो ये v cancel out and is equal to rt. तो आपका फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा? pv is equal to pv pv plus a by v is equal to rt. यहाँ तक कोई डाउट? अब हम क्या करेंगे, इन पीवी प्लस ए बाई वी जो आया उसको हम आर टी से डिवाइड करेंगे, बोथ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड में। से रब कर रही हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में कर रही हूँ, ठीक है। तो आपका जो इक्वेशन आया क्या आया? पीवी प्लस ए बाई वी इज इक्वल टू आर टी। अब हम क्या करेंगे, बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड इसको आर टी से डिवाइड करेंगे। तो क्या Why, होगा? ma'am? पीबी बाई, हाँ अशिका बोलो। Why are we dividing it by R2? हम किसी इक्वेशन पे, किसी रिजल्ट पे पहुंचने के लिए हम किस चीज से चीज को डिवाइड भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। अगर हम प्लस करें तो दोनों साइड करेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड से, क्योंकि वैल्यू इक्वेट हो जाए। तो हम इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो हम कुछ ऐड भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं और डिवाइड भी, कि हमारा जो रिजल्ट लाना चाह रहे हैं वो आ जाए। ये ऐसा कोई ये नहीं कि आप नहीं कर सकते, यू कैन डू। ठीक है, आप अपने रिजल्ट को लाने के लिए कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे a बाई वी आर टी इज इक्वल टू आर टी बाई आर टी। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कंप्लेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है वो पीवी बाई आर टी होता है। तो हम इसके बदले z लिख दिया मैंने, प्लस ए वी बाई आर टी इज इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ से z क्या हो जाएगा? 1 माइनस ए बाई वी। चलो आर टी मैं पहले लिख दे रही हूँ। तो आप देखो, अब z की वैल्यू क्या आएगी? 1 से कम आएगी ना। अगर मैं 1 में से -2 माइनस कर रही हूँ तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? -1 आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। हमें पता है कि अगर मान लो मैं एक नॉर्मल सा ग्राफ बनाऊं और कहूं कि इस रास्ते को जो फॉलो कर रहा है दैट इज आइडल गैस। अगर मैं ये कह दूं इस रास्ते को जो फॉलो कर रहा है वो आपका आइडल गैस है, इसे जो फॉलो नहीं कर रहा है वो रियल गैस है। अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है तो मे बी वो ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है। हाँ, है ना। मैंने बताया था जो आइडल गैस होते हैं उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में, पर रियल गैस में होता है। तो अगर मैं बात करूं, अगर आपका गैस जो है आइडल गैस से कम वैल्यू दिखा रहा है, मतलब नेगेटिव में आ रहा है, देन ये आपका कैसा फोर्स होगा? ये तो नेगेटिव डेविएशन होगा, क्योंकि 1 से वैल्यू कम आ रहा है। दूसरा, यहाँ पे कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा? अट्रैक्टिव फोर्स। कौन सा करेगा? अट्रैक्टिव फोर्स। क्योंकि मैंने बताया था आइडल गैस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, ना अट्रैक्शन होता है ना ही रिपल्शन होता है। पर रियल गैस में अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन तो डिपेंड करता है आपके सिचुएशन में। अगर आपकी वैल्यू कम आ रही है जेड की नेगेटिव,
तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा एंड द जो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अब विच पार्ट जेड इज, ये वाला मैंने आरटी से क्यों डिवाइड किया इशिका, वो समझाना है फिर से। देखो नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन में मुझे ये कहना है कि अगर आप कोई, जैसे मान लो आप आइडल गैस का, अगर मैं कहूँ किसी की वैल्यू 1 है, अगर z की वैल्यू 1 है तो वो आइडल होता है, मैंने पहले ही क्लास में बताया था। अगर आप z की वैल्यू यहाँ 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू आर टी, आइडल गैस इक्वेशन आएगा, आएगा ना। अगर z की वैल्यू मैं नेगेटिव ले लूं, अगर मैं -1 ले लूं, तो आपका क्या आ जाएगा, पीवी इज इक्वल टू माइनस आर टी, आ रहा है, हाँ है ना। फॉर एग्जाम्पल -2 ले लो, कुछ भी ले लो, तो अगर आपका पॉजिटिव वैल्यू 1 आ रहा है, दैट इज पॉजिटिव, आइडल गैस होगा, ना ही अट्रैक्शन, क्योंकि इसमें कुछ नहीं होता। अगर मैं नेगेटिव, अगर z की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो वो आपका गैस जो है वो आइडल गैस तो है नहीं, चाहे आपकी वैल्यू नेगेटिव आए और पॉजिटिव आए, तो वो आपका गैस आइडल गैस नहीं होगा, वो रियल गैस होगा। ठीक है, अब रियल गैस होगा तो अब हम देखते हैं, अगर नेगेटिव वैल्यू आती है z की सॉल्व करने पे, 1 से कम आ रहा है, अगर वैल्यू 1 से कम आ रहा है दैट इज नेगेटिव डेविएशन, और वहां पे मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, अल्टरैक्शन होगा। और आपकी वैल्यू 1 से ज्यादा आ रहा है, देन इट इज पॉजिटिव वैल्यू आएगी। 1 में अगर कुछ ऐड करेंगे, अभी हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, अगर 1 + 1 ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, पॉजिटिव आएगी। देन वहां पे आपका पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है, वहां पे रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा। क्लियर? But ma'am, if it comes lesser than 1 but it's still positive, तब क्या होगा? देखो पॉइंट में वैल्यू तो नहीं आएगी, इट्स विल द वैल्यू डू नॉट कम इन पॉइंट, पॉइंट में नहीं आएगी। आपका जो a बाई Why आर टी की ma'am? वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, कुछ भी वैल्यू होगी, बट इट विल नॉट इन डेसिमल, 0.1 0.2 ऐसा नहीं होगा। तो अगर 1 है तो वहां पे उसकी वैल्यू 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, देन z वैल्यू कम्स नेगेटिव। नेगेटिव है मतलब जो आइडल गैस शो कर रहा है उससे उसकी वैल्यू कम आ रही है, नेगेटिव साइड, दैट इज अ नेगेटिव डेविएशन। क्योंकि हमें पता है जब z 1 होता था तो आपका आइडल गैस होता था, और जब नेगेटिव रहेगा तो वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा वहां पे होगा मैम वो मॉलिक्यूल्स के बीच में। ये हो हाँ बोलो। ये मॉलिक्यूल्स के बीच में तब होता क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट, देखो अब मैंने तुम्हें बताया था कि रियल गैस में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन। तो अब दो मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, डिपेंड करता है आपके सिचुएशन पे। अगर आपका वहां पे नेगेटिव 1, मतलब आपकी जो z की वैल्यू है 1 से कम आ रही है नेगेटिव में, तो वहां पे आपका दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, जो आपकी गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अगर पॉजिटिव आ रही है तो वो आप एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा मॉलिक्यूल्स के बीच में। जैसे आपने पता है ना कि अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो हर ऑब्जेक्ट को वो अपने तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। तो इस दुनिया में हर, जैसे मॉलिक्यूल्स में भी फोर्स लगता है, आइदर दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, आइदर दे विल रिपेल ईच अदर, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। अगर z की वैल्यू नेगेटिव है देन इट इज अ रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्स, एंड पॉजिटिव है तो वो आपका अट्रैक्टिव फोर्स होगा। नाउ इट्स क्लियर। Yes ma'am. अब देखो हाँ, अब हम बात करेंगे एट हाई प्रेशर। Ma'am, also ma'am, from the last chapter we didn't do hydrogen bonds. हाँ, वी हैव टू डू हाइड्रोजन बॉन्ड इज लेफ्ट, वी विल डिस्कस लेटर, ओके। हमारा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बचा वो मैं बता दूंगी, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग, या फिर मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। देखो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो किसके बीच में बनता है, हाइड्रोजन, तीन ही लोग, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल होता है उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। तो किसके किसके बीच में बनता है, याद रखना। ओके, विभूति कोई नहीं, अभी यहाँ से देख लो, फिर कोई डाउट रहेगा मैं क्लियर कर दूंगी। अभी हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, उसी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके साथ बॉन्ड बनाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो आप याद कर लो ऐसे, फॉन, हाइड्रोजन तीन ही लोग के साथ बॉन्ड बनाता है, फॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्लियर है? तो अगर मैं फ्लोरीन लिखूं यहाँ पे और यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दूं, तो आपका जो यहाँ पे फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है इसी को कहते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल समझाती हूँ। जो हमारा वाटर होता है, वाटर, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग। जैसे मैंने वाटर बना रही हूँ,
वाटर का स्ट्रक्चर बेंट होता है, ठीक है। एक वाटर मॉलिक्यूल मैं यहाँ बना रही हूँ, तो आपका क्या होगा, ये जो आप मैंने बताया हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ 3 लोग बना सकते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ये आपका ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह और वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो अब ये हाइड्रोजन आपको ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, इसी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। जब हाइड्रोजन आपका फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाता है, देन इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग। और दूसरी बात, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह का होता है, एक होता है इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होता है आपका इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब मैं समझा रही इंट्रा क्या होता है। अगर आपके मॉलिक्यूल्स के जैसे आप देखो, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो ये सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, पर दे आर टू, ये अलग एक मॉलिक्यूल है वाटर का, ये अलग एक मॉलिक्यूल है वाटर का, है ना। तो इस टाइप के जब दो डिफरेंट, मतलब दो सेम ही मॉलिक्यूल हो पर डिफरेंट डिफरेंट हो, मतलब ये अलग है, ये अलग है, तो इस बॉन्ड को कहते हैं इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और इंट्रा कब बनता है, जब जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक फिनॉल ग्रुप लगा दूं OH, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, और मैं एक यहाँ पे लगा दूं, यहाँ पे लगा दो नाइट्रोजन ग्रुप NO2। तो अगर इसी कंपाउंड में इसका ऑक्सीजन आप इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ अगर बॉन्ड बना रहा है, तो ये मॉलिक्यूल के अंदर बन रहा है, ये एक कंप्लीट मॉलिक्यूल विद इन मॉलिक्यूल, तो इसे हम कहते हैं इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन मॉलिक्यूल बन रहा है, देन इट इज कॉल्ड इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ नहीं है, एक तरह का अट्रैक्शन है, जिसमें हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है। क्लियर? इशिका एंड It विभूति, will be made within the same molecule then. प्लीज पार्डन इशिका। I'm asking it will be made within the same molecule then. हाँ, ये सेम मॉलिक्यूल्स में भी हो सकता है। अगर आपके मॉलिक्यूल्स में अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, मैंने OH लगा दिया, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम मॉलिक्यूल्स में भी बन सकती है, जैसे हम इंट्रा कहते हैं, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं तो इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। क्लियर है? Yes, ma'am. So, ma'am, it अब only इस happens between the same molecule, not in the same compound. नहीं, तुम इंट्रा पूछ रही हो कि इंटर पूछ रही हो? Intra, ma'am. इंट्रा जो का सेम मॉलिक्यूल सेम कंपाउंड में होगा, मतलब उसी के अंदर होगा। अब जैसे अगर तुमने एक बीकर में लिया है कंपाउंड, तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होंगे ना, जैसे यहाँ पे मैंने NO2 लगा दिया, यहाँ पे OH लगा दिया, ऐसे और कंपाउंड होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? Yes, ma'am. तो अब ये अगर ये आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, तो दैट इज इंट्रा। अगर ये इससे बना रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटर, ठीक है। Yes, ma'am. नाउ टुडे वी स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो अब आज हम Ma'am, उसके थर्मोडायनेमिक्स पहले स्टार्ट। वाले chapter से you didn't give examples on how do we fill the हाउ डू वी, significant the electronics thing. Ishika, I don't understand what do you want to say. Ma'am, the formula that you made us write, the sigma and sigma star. द फॉर्मूला वंडर वॉल्स में A और B का सिग्निफिकेंस बोल रही हो? No, ma'am. A and B ने जो आपने sigma star और sigma and pi star and pi हाँ हाँ bond हाँ पढ़ा था, तो ma'am, how do we हाँ, fill up the thing? हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे? Yes, ma'am. आपने लास्ट क्लास नहीं किया, तो मैंने ये चीज कराया था, आप शायद इस क्लास में एब्सेंट थी। I watched the recording, but then you didn't tell us how to do it. You just showed us the formula. बॉन्ड और देखो, आपको मैंने MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताया था, ठीक है। मैंने उसमें बताया था कैसे आप इसको फिलिंग कलर इलेक्ट्रॉन की करोगे, अगर एटॉमिक नंबर 7 है तो कैसे करना है, एटॉमिक नंबर 7 से ज्यादा है तब कैसे फिलिंग करना है, ये चीज मैंने बताया था, आपने देखा था? No, I'm talking about the formula. जहाँ पे we put it into इशिका, कैन यू राइट द मैसेज, अदरवाइज आई कांट अंडरस्टैंड, क्योंकि आपकी साइड से नॉइज बहुत आ रही है। आप बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला पूछ रहे हो?
Which type of formulas you are talking about? Bond order? मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताया था सिग्मा 1 है, हाउ वी फिल द एंटीबॉडी, मैंने ये बताया था हाउ टू, देयर इज नो एनी फॉर्मूला टू फिलिंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो एक सीक्वेंस होता है, एनर्जी No, के ma'am. हिसाब जहाँ से पे होता you है। draw the thing and then you put it inside when you put the electrons inside that वाला. और जो मैंने डायग्राम बनाया था उसमें कैसे पुट करना है, ये तुम Yes, पूछ रही ma'am. थी। Yes, ma'am. With an ओ तो example, can देखो you show? देखो कैसे होता है कि पहले हम है ना नॉर्मल फिलिंग करते हैं, फिर डायग्राम बना के उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करा देते हैं, ठीक है। तो मैं वो तुम्हें बता दे रही हूँ अगर तुम्हें लग रहा है। ये तुमने ये तो देखा था ना कि हम लोग एटॉमिक नंबर 7 तक कैसे फिलिंग करेंगे, 7 के बाद कैसे फिलिंग करेंगे, इसमें कोई डाउट Yes, तो ma'am. नहीं है ना? याद है नहीं. Yes, ma'am. ठीक है मैं तुम्हें बता दे रही हूँ, क्लियर कर दे रही हूँ। एंड विभूति, यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, यू कैन ऑल्सो आस्क। ठीक है, नो डाउट, ओके। इशिका देखो मैंने N2 लिखा, ठीक है। अब एक का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो दो का कितना होगा, 7 + 7 क्या हो जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट है? अब No. हम फिलिंग करेंगे, ठीक है। जब हम फिलिंग करेंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर क्या आएगा, सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2। कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, 2 2 4 4 6 2 8, ठीक है। Yes, ma'am. उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आपका पाई आता है, 2 पाई एक्स, आई मीन पाई 2 पी एक्स, और यहाँ पे आएगा 2 पाई 2 पी वाई, ठीक है। इन दोनों की एनर्जी इक्विवेलेंट होती है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, 2 2 4 4 2 8 6 भरा, फिर इसमें 7 8 9 10 11 12 भर दिया, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा आता है, उसके Pi बाद आपका star. आता है पाई स्टार 2px, जिसकी एनर्जी इक्विवेलेंट होती है पाई स्टार 2py। तो अब हम क्या, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो पहले हम सिंगली, जब एनर्जी सेम है तो पहले हम सिंगली डालते 13 14। अब हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं फिल करने के लिए। अब आपको बताना कि मैं एनर्जी डायग्राम में कैसे से फिल करूंगी, है ना, हाँ है ना। तो आप Yes, देखो, ma'am. आप जब डायग्राम बनाते हो तो जिसकी एनर्जी कम होती है उसको नीचे लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 1s, यहाँ पे एनर्जी किसकी आएगी, सिग्मा 1s, हाँ है ना। और इसके एंटी बॉन्डिंग होगा, क्या होगा, सिग्मा स्टार 1s, हाँ है ना। तो अब देखो, क्योंकि देखो एक ऑर्बिटल तुम्हारा नाइट्रोजन का 1s है, एक ऑर्बिटल नाइट्रोजन का 1, दो नाइट्रोजन हमारे पास है ना, दोनों का 1 1 1s ऑर्बिटल्स क्या हो रहे हैं, मैंने तुम्हें जब पढ़ाया था, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के कंबाइन से बनते हैं, तो दो बने हमारे पास। तो अब यहाँ देखना कितने इलेक्ट्रॉन है 1s में, दो है, तो हम यहाँ दो फिल कर देंगे, किया फिल। फिर देखना यहाँ पे सिग्मा स्टार में कितने, दो इलेक्ट्रॉन, दो हमने यहाँ फिल कर दिया। अब इसके ऊपर किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, 2s की होगी, And है ma'am, ना। atomic orbital में क्या put करना है? एटॉमिक ऑर्बिटल में जो तुम्हारे, अगर मैं दो नाइट्रोजन लिखूं, एक नाइट्रोजन ये लिखूं, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p3, यही होता है ना। और इसका क्या होता Yes. है, 1s2 2s2 2p3। तो आपका एक यहाँ पे एक नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने यहाँ लिखा है 1s, और एक का यहाँ लिखा है 1s, ठीक है। तो आप इसका पहले दो, इसके 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, तो आप यहाँ इसको दो फिल कर दो, ठीक है। और नीचे दूसरे वाले नाइट्रोजन में कितने, दो है, तो आप इसको यहाँ दो फिल कर दो, फिल किया आपने, हाँ है ना। Yes, ma'am. तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 4 हो गए, जो आपके दो बॉन्डिंग में गए, दो एंटी बॉन्डिंग में गए। मैंने आपको पहले बताया था बॉन्डिंग की, पहले जो जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो पहले कम एनर्जी वाले में फिल करते हैं, फिर हाई एनर्जी वाले में फिल करते हैं। तो आपका 1s का एनर्जी कम है, तो पहले दो इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें डाला, फिर इसमें डाला, दिक्कत है। उसी तरह आप 2s बना लो, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, सिग्मा 2s होगा, ये क्या होगा आपका सिग्मा स्टार 2s। यहाँ पे आपका ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स 2s है, ठीक है। अब यहाँ देखो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इस नाइट्रोजन का दो, मैं यहाँ फिल कर दे रही हूँ। इसमें कितने, दो, मैं यहाँ फिल कर दी, कोई दिक्कत है। अब यहाँ कितना आपने डाला, सिग्मा s में 2, तो मैंने यहाँ 2 डाल दिया। यहाँ पे कितना डाला, 2, तो यहाँ डाल दिया। यहाँ तक कोई डाउट इशिका? No, ma'am. अब इसके ऊपर आपका पाई बनेगा, जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रही हूँ, क्योंकि ऊपर में स्पेस नहीं है ना। अब आप बताओ Yes, पी ma'am. में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो मैंने इसके 3 यहाँ बना दिए। और एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दे रही हूँ। हाँ, अब मैंने इसके 3 यहाँ पे बना दिए, ठीक है। 2p3 है ये आपका, 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना।
यहाँ पे 2p3, आपको 3 लिखने की जरूरत है, बस 2p लिख दो, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन में, अब यहाँ से आप देखो आपके ऐसे बनेंगे। पहले किसकी एनर्जी आ रही है ज्यादा? पाई है ना, पाई की एनर्जी Yes, कम है ma'am. पहले, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगी पाई। आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पे एक ही होगा, मैं यहाँ पे एक सेकेंड रुक जाओ, अनडू करूँ। हाँ ठीक है, 2 ऑर्बिटल्स हैं तो मैं यहाँ पे बना दिया। एक आपका हो गया पाई 2px, एक आपका हो गया पाई 2py, और अब फिर आपकी जो एनर्जी होती है इससे ज्यादा सिग्मा 2pz की होती है, तो मैंने एक बना दिया सिग्मा 2pz यहाँ पे। अब इसके ऊपर आप देखना, इसकी सबसे ज्यादा एनर्जी फिर पाई की है, तो मैं यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स बनाऊंगी पाई की। बनाया मैंने पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, ठीक है। और उसके ऊपर आपका होता है आपका सिग्मा स्टार 2pz। Ma'am, then should we fill sigma 2pz before we fill pi star 2px and pi star 2py? क्योंकि जो सिग्मा स्टार 2pz है उसकी एनर्जी ज्यादा है, देखो मैंने उसको ऊपर साइड बनाया है, ठीक है। और पहले हम क्या करते हैं ना, जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा होगा, जब मैंने लिखवाया था नाइट्रोजन का, तो मैंने जब देखा था तो लिखवाया था कि आपका जो पाई 2px पाई 2py उसकी एनर्जी कम होती है, उसके बाद आपकी पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py की एनर्जी कम होती है, ठीक है। एक सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है, जस्ट वेट। नहीं, एक सेकंड, मुझे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक बार देखने दो, एक मिनट रुक जाओ। हाँ आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया। आपका जो है ना पहले सिग्मा 2pz आता है, आई एम सॉरी, यहाँ पे ये आपका पहले सिग्मा 2pz आएगा, उसके बाद आपका पाई स्टार आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख कर रही हूँ, यहाँ पे आपका जो एक सेकेंड, तो आपका फिर आएगा सिग्मा 2pz, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैंने डाल दिया, क्लियर हो गया। उसके बाद आपका पाई स्टार आता है, तो आप देख लो एनर्जी उस हिसाब से, पहले सबसे एनर्जी किसकी, पाई 2px पाई 2py, जिसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, डाला ना 2 इलेक्ट्रॉन। उसकी सबकी एनर्जी कम किसकी, 2pz की डाल दिया, बाकी इन सब की एनर्जी ज्यादा, और इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है भी नहीं। अब देखना नाइट्रोजन के पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं यहाँ फिल कर दे रही हूँ 1 2 3। इस नाइट्रोजन के पास भी 3 था, तो मैं यहाँ फिल कर दे रही हूँ 1 2 3, ठीक है। उसके बाद हमने फिलिंग किया। आप कोई डाउट इशिका? No, ma'am. तो मैम वो बाकी 3 empty रहते हैं. हाँ एम्प्टी, क्योंकि हमारे पास इतने ही इलेक्ट्रॉन्स है ना, जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उतने ही हम फिल करेंगे। अगर बस ऑल इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो फिर हमारे कहाँ जाएंगे, पाई स्टार में जाएंगे, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, फिर बाकी सिग्मा 2pz में जाएंगे। तो वो एम्प्टी रहेंगे, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो फिल करेंगे, अदरवाइज वो दे आर एम्प्टी। कोई डाउट? No, और मैंने ma'am. एनर्जी के हिसाब से ही किया है कि पाई 2px की एनर्जी कम है, पाई 2py की, दोनों की एनर्जी इक्विवेलेंट होती है, फिर इसकी, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर तो निकालने आपको आता ही होगा। बॉन्ड ऑर्डर को Yes, निकालने का ma'am. फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ Na minus इलेक्ट्रॉन्स m. इन बाई 2, तो आप निकाल लोगे। अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 4 आ रहा है, देन वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर पॉइंट में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है तो। 4 तक होता एनी है. डाउट? नहीं 4 तक तो नहीं होता जनरली, मैं मानू जनरली 3 तक ही होता है, 1 2 3, ठीक है। मतलब मैं नॉर्मल नंबर बता रही हूँ, अगर आपको फ्रैक्शन में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है नेगेटिव, तो बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं Yes, करेगा। ma'am. तो आप कोई डाउट है इस चैप्टर शिशिका? वी स्टार्ट द न्यू No, चैप्टर, ma'am, I understand. थर्मोडायनेमिक्स। Yes, ma'am. ओके, and Vibhuti, what about you? All thing is fine? ओके, हाँ ओके, नो डाउट। ओके, अब मैं स्टार्ट करी थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। देखो आज मैं थर्मोडायनेमिक्स को तुम्हें नॉर्मल नॉर्मल टर्म समझाऊंगी कि तुम्हें आगे मतलब समझ पाओ चैप्टर, उसके बाद हम लोग करेंगे। तो इसी का आपको इतना हेक्टिक भी नहीं लगेगा, आप थक गए हो तो बस नॉर्मल नॉर्मल टर्म समझ लो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। देखो थर्मो मीन्स हीट होता है, थर्मोडायनेमिक्स नाम सुना है हमने, देखो चैप्टर का नाम है थर्मो डायनामिक्स, ठीक है। आप देखो थर्मो मीन्स हीट होता है, थर्मो मीन्स क्या होता है, हीट, और डायनेमिक मीन्स होता है मोशन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हीट के मोशन के बारे में, हीट के फ्लो के बारे में। देखो थर्मोडायनेमिक्स क्या हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स एक आपका चैप्टर है। थर्मो मीन्स हीट होता है, डायनेमिक मीन्स मोशन होता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आपका हीट का फ्लो कैसे होता है, व्हाट इज द मतलब कि हीट की मोशन के बारे में पढ़ेंगे, हीट कैसे मूव करता है क्या है, वी विल टॉक अबाउट इन दिस चैप्टर अबाउट हीट, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है।
तो अब इसमें हम लोग जनरली डील करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में हम करते हैं, मतलब नॉर्मल हीट के बारे में बात होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ टर्म्स हमें जानना जरूरी है, तभी हम इस चैप्टर को समझ पाएंगे, अदरवाइज ये चैप्टर हमें समझ में नहीं आएगा। एक सेकेंड। यस मैम। तो आपका जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है एक तरह का ब्रांच है केमिस्ट्री का, जिसमें हम हीट के बारे में पढ़ते हैं कि हीट होता क्या है, वर्क क्या होता है, इस हीट की वजह से वर्क होता है, तो सारे चीज हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ने से पहले कुछ कुछ टर्म्स मैं क्लियर कर देती हूँ, बस एक सेकेंड होल्ड करना। ठीक है, आप लिख लो पहले डेफिनेशन, हेडिंग दे दो थर्मोडायनेमिक्स और डेफिनेशन लिख लो क्या होता है। लिखो थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस is the branch of science which deals with heat, हीट से डील करेगा एनर्जी, हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, आपको पता होना चाहिए, एनर्जी से डील करेगा, एंड देयर इंटर कन्वर्जन, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना। आपने ये सुना होगा जो फर्स्ट लॉ, मतलब ये नॉर्मल ये लॉ कि एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी ना ही हम बना सकते हैं, ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय होता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आयरन यूज करूं तो बताना कौन सी एनर्जी किस में चेंज हो रही है। व्हेन वी यूज आयरन, तो बताना वहां पे कौन सी एनर्जी किस में चेंज हो रही है। इशिका एंड विभूति। Ma'am, the electrons either are removed or they're gained. नहीं इशिका, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप आयरन यूज करते हो तो आप कौन सा एनर्जी, आयरन जब स्विच लगाते हो तो वो Oh, आपकी ma'am, the इलेक्ट्रिकल iron. एनर्जी होती है। हाँ, आई एम टॉकिंग नॉट आयरन, ओके आयरन, हाँ आयरन, अब बता दो। Yes, from electrical to mechanical. मैकेनिकल। Heat, I mean. यस, हीट। एंड फैन। That is electric to mechanical. ओके, तो एनर्जी ना ही क्रिएट होता ना ही डिस्ट्रॉय होता, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो इस चैप्टर में उसी के बारे में पढ़ेंगे कि जो आपका हीट है, एनर्जी है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, वी विल टॉक अबाउट दैट, ठीक है। तो इसमें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे तीन चीज, पहला पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स, बेसिक टर्म जान लो, ठीक है। अब मैं समझा रही हूँ क्या, देखो मान लो कोई सिस्टम है, ये आपने एक बीकर लिया और रिएक्शन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसमें रिएक्शन कर रहे हो आप, कुछ कुछ डाल रहे हो रिएक्टेंट, तो आपका जिस आप मतलब कि आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप किसको ऑब्जॉर्व करोगे, इस बीकर को ऑब्जॉर्व करोगे, आपका रिएक्शन कहाँ होगा, इस बीकर के अंदर होगा। आपने एक लैब लिया, ठीक है, आप एक लैब में गए, यू आर इन द लैब, और आप एक बीकर लिया आपने, और उसमें रिएक्शन करना स्टार्ट कर दिया, तो आप ऑब्जर्व किस चीज को करोगे, लैब को या फिर बीकर को। आप कहाँ देखोगे Beaker. कि आपका रिएक्शन हो बीकर। तो जहां पे आपका रिएक्शन हो रहा है, जो आप ऑब्जर्वेशन के अंडर है, आप जैसे देख रहे हो, उसे हम सिस्टम कहते हैं, क्या कहते हैं, सिस्टम। और जो आप जो एक्सपेरिमेंट जहां कर रहे हो, जैसे आपका लैब के अंदर ही कर रहे हो, तो वो आपका होता है सराउंडिंग, क्या होता है वो, सराउंडिंग। तो आपका सिस्टम और सराउंडिंग मिलके यूनिवर्स बनता है। तो सिस्टम क्या हुआ, जैसे आप मान लो किचन में आप चाय बना रहे हो, ठीक है, तो आप चाय कहाँ बना रहे हो, इस पैन में बनाओगे, इसी को देखोगे ना कि आप चाय कैसा बना रहे हो, तो ये आपका क्या हो गया, सिस्टम। एंड किचन आपका क्या हो गया, सराउंडिंग। कोई दिक्कत है सिस्टम एंड सराउंडिंग में। इश्का एंड विभूति, देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम क्लियर होगा, जहां पे वो हम रिएक्शन करा रहे हैं, जिस चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे हो रहा है, दैट इज सिस्टम। और जहां ये काम हो रहा है उसके अगल बगल को क्या करेंगे, सराउंडिंग। इशिका, इज इट क्लियर? ओके। So, ma'am, lab will be surrounding or system? हाँ, नहीं, आप रिएक्शन कहाँ कर रहे हो, लैब में बीकर में कर रहे हो ना,
अगर आपको कोई रिएक्शन करना है, कुछ भी प्रिपरेशन करना है, तो आप बीकर में ही करोगे ना, तो आपको जहां ये रिएक्शन हो रहा है वो आपका क्या हो गया, सिस्टम हो गया, और System. जहां कर रहे हो सराउंडिंग। अब बताना सिस्टम और सराउंडिंग को कौन अलग कर रहा है, कौन रोका हुआ है। अब जैसे मान लो ये लैब है, आपने बीकर में कर रहे हो, तो यहाँ आपका सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, इस बीच में कौन बाउंड्री है, दिस बीकर इज योर बाउंड्री, जो आपको सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर रहा है। हाँ या ना, बीकर बाउंडिंग एक तरह का बाउंड्री है जो आपको सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर रहा है। तो याद रखना, Yes, जहां हम ma'am. रिएक्शन कर रहे हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, जो हमारे ऑब्जर्वेशन के अंदर है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। और जहां ये रिएक्शन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्या कहते हैं, हाँ, सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर यूनिवर्स बनता है। कोई दिक्कत है? फॉर एग्जाम्पल मान लो क्लासरूम में, ठीक है, आप क्लासरूम में पढ़ रहे हो, टीचर आपको क्लासरूम में पढ़ा रहा है, ठीक है, तो आपका जो पढ़ाने का काम हो रहा है, आप कहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्लासरूम में देख रहे हो कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो आपका जो क्लासरूम हो गया वो आपका क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया। और जो आपके क्लासरूम के बाहर जो भी चीजें हैं, दैट इज योर सराउंडिंग। अब तो क्लियर हो गया होगा सिस्टम और सराउंडिंग। Yes, ma'am. ओके, तो आप डेफिनेशन लिख लेते, सिस्टम क्या है। मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लो, ये सब बेसिक टर्म है, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। लिखो, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is which is under ऑब्जर्वेशन, जो हमारे ऑब्जर्वेशन के अंडर, जिसे हम देख रहे हैं, इज कॉल्ड सिस्टम। कोई दिक्कत है? आप सराउंडिंग क्या होगा इसका डेफिनेशन लिख लो, सराउंडिंग का डेफिनेशन। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स द पार्ट ऑफ यूनिवर्स other than system is called surrounding। तो आपका सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों मिलके क्या बनेगा, यूनिवर्स बनेगा। दोनों मिलके यूनिवर्स बनेगा। एनी डाउट हो गया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बाउंड्री की बात करते हैं। बाउंड्री क्या होता है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करे, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। ओके शिका, यू डोंट वांट टू गो फर्दर? ओके, एंड व्हाट अबाउट विभूति, यू वांट टू कंटिन्यू और स्टॉप हियर? ओके, बस एक लिख लो बाउंड्री क्या होता है, क्योंकि हम जब पढ़ रहे हैं सिस्टम सराउंडिंग एक टॉपिक, इसका बाउंड्री बच गया, उसका डेफिनेशन लिख लो, वी विल स्टॉप टिल हियर। ओके, बस एक डेफिनेशन। तो हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं तुम्हें, जैसे मैंने तुम्हें बताया लैब है तुम्हारा, ठीक है, और लैब में आप यहाँ पे काम कर रहे हो बीकर में, तो आप ये आपका सराउंडिंग ही आपका सिस्टम है। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कौन दीवार है, ये आपका लैब, ये ग्लास आ रहा है, बीकर का ग्लास आ रहा है, दिस इज कॉल्ड बाउंड्री। तो बाउंड्री कभी कभी विजिबल होता है, मतलब दिखता है, कभी कभी इमेजिनरी होता है, हमें इमेजिन करना पड़ता है, ठीक है। तो राइट द डेफिनेशन ऑफ बाउंड्री। लिखो, द सरफेस
the surface separating system and surrounding. So it's called boundary. It's called boundary. ठीक है, तो आपका जो बाउंड्री हो सकता है वो रियल होगा, जैसे ग्लास था आपका बीकर का, या इमेजिनरी, आप इसको इमेजिन करना पड़ेगा. ठीक है, या आपका बाउंड्री रिजिड होगा, जैसे ग्लास क्या होता है, रिजिड होता है, हार्ड, या फ्लेक्सिबल होगा, नॉन रिजिड. ठीक है, या फिर आपका जो बाउंड्री वो कंडक्टिंग होगा, मतलब जैसे आप पैन ले लो, आप चाय बना रहे हो किचन में, तो आपका जो पैन है वो क्या है, कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग. जैसे आप ग्लास बीकर के, आपका नॉन कंडक्टिंग है, तो आपका ये सारे टाइप की बाउंड्री हो सकते हैं. राइट डाउन, देन वी विल स्टॉप टुडे. चलिए, लिख लिया आपने? Yes, ma'am. तो हम यहाँ स्टॉप कर देते. ठीक है, कोई दिक्कत, एनी डाउट रिगार्डिंग बाउंड्री सिस्टम and surrounding universe? Ishika and Vibhuti, any doubt, please ask. No, ma'am, no doubt. Okay, tomorrow we will talk about the